नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज आपको लूज मोशंस यानी कि डायरिया, जिसे हिंदी में हम लोग दस्त या दस्त रोग भी बोलते हैं, के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। आप में से शायद ही कोई होगा जिसे अपनी ज़िंदगी में दस्त नामक बीमारी नहीं हुई हो। यह एक बेहद आम समस्या है, विशेष करके आने वाली गर्मी और बरसात के मौसम में यह रोग अक्सर देखा जाता है। दस्त का मतलब है लूज मोशंस यानी कि पतली दस्तें, जिसमें नॉर्मली अपना जो मल होता है वो सॉलिड हुआ करता है, लेकिन लूज मोशन के दौरान आपको पतली पानी जैसी दस्तें लगेगी, जिसकी तादाद 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है और 20 भी हो सकती है। पर सामान्यतः 3 से ज़्यादा होने पे हम उसको दस्त या डायरिया बोलते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये दस्त नामक बीमारी 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाती है और उन्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी यह रोग लंबा चलता है और काफ़ी गंभीर हो सकता है, खास करके उन रोगियों को जिनको रोज़ की 10-20 या उससे ज़्यादा पतली पानी जैसी दस्तें लग रही है, उनके दस्त के साथ खून आ रहा है, तेज़ बुखार है, पेट में दर्द है। ऐसे में कभी कभी ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है और ये वो लोग हैं जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल की शरण में जाना चाहिए। आखिर इस रोग के सिम्टम्स क्या है, यानी कि क्या लक्षण हैं दस्त रोग के या डायरिया के। तो उसका पहला लक्षण है कि आपका जो नॉर्मल लेटरिन था वो अभी एकदम लूज़ पानी जैसा हो गया है। आपको बार बार जाना पड़ रहा है। वो 5 बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है और 20 बार भी हो सकता है। आपको कई बार रात को लेटरिन जाने के लिए उठना पड़ रहा है, जो कि आपकी एक नॉर्मल आदत नहीं है। आपको बुखार हो गया है, आपके पेट में मरोड़े चल रहे हैं या पेट में दर्द हो रहा है, आपके लेटरिन या मल के साथ में खून आ रहा है, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है। और फिर अगर ये लंबे समय तक चलती रहे तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, आपका बीपी कम हो सकता है, आप सेमी कॉन्शियस या बेहोश हो सकते हैं। तो ये सब लक्षण हैं दस्त रोग के, खास करके जब ये ज़्यादा गंभीर अवस्था में होता है। हमारे देश में दस्त रोग का सबसे प्रमुख कारण है हमारा दूषित खाना और पानी। अगर आपका पानी और खाना दूषित होगा तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो भोजन नली के जरिए पेट में जाता है अपना खाना, और पेट से फिर छोटी आंत से होता हुआ उसका पाचन होता है, और फिर ये बड़ी आंत जो दिख रही है आपको, बड़ी आंत से इधर से मल के रूप में उसका विसर्जन हो जाता है। तो अगर आपका खाना पानी शुद्ध नहीं है और अगर उसमें बैक्टीरिया है जो कि उसमें नहीं होने चाहिए, तो ये बैक्टीरिया पेट और आंत में जा कर के एक सूजन पैदा करेंगे, जिसको हम गैस्ट्रोएंटराइटिस बोल सकते हैं। और इस सूजन की वजह से आपको पतली पतली दस्तें लगेगी और ये समस्या आगे भी बढ़ सकती है। तो ये सबसे कॉमन कारण है। इसके अलावा वायरल डायरिया, खास करके जो बच्चों में देखा जाता है, रोटा वायरस नाम का एक वायरस होता है जो एडल्ट में भी देखा जाता है। तो इसकी वजह से भी इसी तरह से आंत में सूजन आती है और पतली दस्तें लगती है, जिसको हम वायरल डायरिया बोलते हैं। इसके अलावा कुछ परजीवी यानी कि पैरासाइट्स की वजह से भी लूज मोशंस हो सकते हैं, विशेष करके जियार्डियासिस या अमीबाइसिस की वजह से। इन्फेक्शन के अलावा कुछ और भी कारण हैं जिससे लूज मोशंस हो सकते हैं बिना इन्फेक्शन के भी, विशेष करके कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ दवाइयाँ। अगर आप कुछ ऐसे एंटीबायोटिक या दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये समस्या उतनी सीवियर नहीं होगी, यानी कि इतनी गंभीर नहीं होगी। फिर एंटीबायोटिक के अलावा कुछ खान पान, जैसे कुछ लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस होता है, जिसको हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। तो जिन लोगों को दूध से इंटॉलरेंस या एलर्जी है, तो उन लोगों को लूज मोशंस हो सकते हैं, जो कि दूध का सेवन बंद करने से तुरंत ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा दस्त लगने का एक और कारण है जिसको हम लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ 2 मुख्य तरह की होती है। एक क्रोन्स डिजीज़, ये देख रहे हैं यहाँ पे आंत के अंदर, और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये देख रहे हैं जिसमें आंत का कलर अंदर से लाल हो जाता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ नामक बीमारी से भी लूज मोशंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ जुलाब की दवाइयाँ ले रहे हैं और अगर वो ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो भी आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं बीमार हो गया, लेकिन एक्चुअल में उस बीमारी का कारण आपके खुद के द्वारा लिए गए लग्जेटिव नाम की दवाइयाँ हैं। इसके अलावा कुछ चिंताग्रस्त लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की एक बीमारी देखी जाती है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से भी लूज मोशंस हो सकते हैं, हालांकि ये इतने गंभीर नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपको गेहूँ से एलर्जी है, अगर आपको गेहूँ यानी कि व्हीट से एलर्जी है, तो उसकी वजह से भी लूज मोशंस हो सकते हैं।
अगर आपको दस्त लग जाए या दस्त की बीमारी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये हमारे देश का हर परिवार जानता है, क्योंकि हमारे देश में ये समस्या बहुत कॉमन है और आम हिंदुस्तानी को साल में 2-5 बार तो लूज मोशंस की समस्या देखने को मिलती ही है। दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। तो उसके इलाज के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण है वो है खूब सारा पानी पीना, क्योंकि जिस तरह से आपको दस्ते हो रही है उसके साथ में कई लोगों को उल्टी भी होती है, बुखार भी होता है, तो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उनको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और फिर पानी के साथ में अगर आप नींबू, नमक और शक्कर मिला लें उस पानी में, तो एक तरह से जिसको अपन अपनी भाषा में शरबत या शिकंजी बोलते हैं, नींबू की शिकंजी बोलते हैं, वो अगर आप बना के ज़्यादा मात्रा में पिए, जितनी दस्ते लगेगी ज़्यादा उतना ही आपको ज़्यादा पीना है, तो आपको उससे राहत मिलेगी। बाकी जो बाज़ार में ORS नाम का जो पाउडर मिलता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो भी आप पानी से मिला के पी सकते हैं, लेकिन ये नींबू की शिकंजी इज़ इक्वली गुड। अभी हमको ये देखना है कि पानी की ज़रूरत कितनी है। अगर आपको पेशाब आना एकदम बंद हो गया है तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, आपको तुरंत अस्पताल चले जाना चाहिए। अगर आपके पेशाब की मात्रा बेहद कम है, वो भी चिंता की बात है, इसका मतलब आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है और आप जो पी रहे हैं उससे आपका काम नहीं चल रहा है। और आप क्या कर सकते हैं, पानी के अलावा आप छाछ पी सकते हैं, नींबू और नमक डाल करके। उसके अलावा आप दही खा सकते हैं, चावल ले सकते हैं, चावल का सेवन कर सकते हैं उसमें छाछ या दही मिला करके। आप दाल पी सकते हैं, घर पे वेजिटेबल सूप बना के पी सकते हैं बड़ी मात्रा में, उसमें नमक डाल दीजिए आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। नारियल का पानी पी सकते हैं, खिचड़ी और छाछ या दही ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मुँह से लेते रहना चाहिए। अगर आपको बहुत सीवियर डायरिया है तो आपको सॉलिड फूड नहीं लेना चाहिए, खाली लिक्विड लेना चाहिए। बाकी अगर आपको माइल्ड या हल्का डायरिया है, यानी कि दिन में 5-6 बार मोशंस हो रहे हैं, तो आप हल्का खाना ले सकते हैं। ज़्यादा दस्ते होने पर दस्त को रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। उसमें विशेषकर दस्तों को कम करने की दवाई जिसका नाम लोपेरामाइड है, वो ली जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर रोगियों को इस दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोपेरामाइड आप दिन में 2 गोली 2 बार या 3 बार ले सकते हैं, लेकिन न लेना पड़े तो अच्छा है। और लोपेरामाइड के अलावा जो दूसरी दवाई काम में आती है वो है एंटीबायोटिक। लेकिन एंटीबायोटिक की दवाई बहुत सोच समझ करके लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर दस्ते अपने आप ही 1 से 2 दिन में ठीक हो जाती है, उसमें एंटीबायोटिक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी दस्ते लंबे समय तक चल रही है, यानी कि 2 दिन से ज़्यादा है, अगर आपको दिन में 10-15 बार जाना पड़ रहा है, अगर आपको बुखार है, अगर आपके मल के साथ में खून आ रहा है, तो ऐसे में आपको एंटीबायोटिक से फ़ायदा हो सकता है। तो एंटीबायोटिक का कोर्स सामान्यतया 3 दिन का काफ़ी होता है डायरिया की रोकथाम और इलाज के लिए। जनरली ये दवाइयाँ मुंह से दी जाती है, लेकिन अगर आपको डायरिया सीवियर है कि आप लगातार उल्टी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी 1-2 दिन के लिए लेना पड़ सकता है। लेकिन जनरली ये दवाइयाँ लंबे समय तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चूँकि आप मुँह से नहीं ले रहे हैं, तो आपको IV फ्लूइड्स दिए जाएंगे जिसमें ग्लूकोज होगा, कुछ विटामिन्स होंगे और सोडियम होगा, ताकि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं हो। और ये फ्लूइड उन लोगों को दिए जाते हैं जो उल्टी कर रहे हैं या जिनको 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मात्रा में डायरिया है और वो मुंह से पर्याप्त मात्रा में लिक्विड्स नहीं ले पा रहे हैं। दवाई लेने के अलावा डायरिया की रोकथाम बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि घर में अगर एक जने को हो जाए तो बाकी लोगों को भी ये हो सकती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपन अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, टॉयलेट जाने के बाद में अपने हाथों की अच्छी तरह से सफाई करें और आपका मल यानी कि स्टूल किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर आपका मल या स्टूल किसी घर के दूसरे परिवार के सदस्य के संपर्क में आ गया तो उसको भी वैसा डायरिया हो जाएगा और इवेंचुअली आपके घर के सब लोग इस रोग से बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए आपको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, खास करके टॉयलेट जाने के बाद में। और जो आपका खाना है उसको आपको ठीक से रखना है, खास करके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, उससे डायरिया होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। और तो उनको फ्रिज में रखना चाहिए। पका हुआ खाना खास करके गर्मी के सीज़न में तुरंत फ्रिज में रख देना चाहिए, नहीं तो उसमें कीटाणु लग सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन खाना गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में बहुत जल्दी ख़राब होता है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, यानी कि उनको फ्रेश खाना खाना चाहिए, न कि लंबे समय से फ्रिज में रखा हुआ खाना। और फ्रिज के बाहर तो खाना रखना ही नहीं चाहिए 1-2 घंटे के अलावा। कुछ लोगों को अस्पताल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है और अगर उनके एडमिशन में देरी हो जाए तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। तो मैं आपको आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि वो कौन से रोगी हैं जिनको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए और एडमिट हो जाना चाहिए।
अगर आपको बहुत ज़्यादा 15, 20, 30 दस्तें लग रही है, एक कॉलरा नाम की बीमारी होती है जिसमें एक दिन में 50 से 100 दस्तें भी लग सकती है और एक दिन में ऐसा मरीज़ 10 से 15, 20 लीटर तक स्टूल पास कर सकता है। तो ये बेहद खतरनाक बीमारी है जिसमें स्टूल का कलर ऑलमोस्ट वाइट कलर का हो जाता है। तो ऐसे रोगी को तुरंत अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। अगर आपके मल के साथ में खून आ रहा है जो रुक नहीं रहा है, आपको तुरंत अस्पताल चले जाना चाहिए। अगर आपको हाई फीवर है 103 डिग्री 104 डिग्री, आपका पेट फूल गया है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, 48 घंटे से आप घर पे दवा ले रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, और अगर आपका पेशाब कम होता जा रहा है, यूरिन की मात्रा कम हो गई है, आपका यूरिन बंद हो गया है, और अगर धीरे धीरे आप थक चुके हैं, आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, तो ऐसे में फिर आपको तुरंत अस्पताल जाकर के एडमिट हो जाना चाहिए। नहीं तो आपका किडनी फेलियर हो जाएगा, आपका बीपी डाउन हो जाएगा, आप बेहोश भी हो सकते हैं और आपके लिए ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। खास करके जो एल्डरली लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, या जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल से कम है, तो ऐसे लोगों में डायरिया बहुत जल्दी जानलेवा साबित हो सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो इन रोगियों को तुरंत अस्पताल की शरण में जाना चाहिए, इसके पहले कि ये बीमारी जानलेवा होकर के आपकी जान को खतरा पैदा कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।